Hello students, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आजाद हाई स्कूल। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के यूनिट एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस यूनिट में से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और वो पांचों के पांचों क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए थे विंटर जोन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द क्वेश्चन नंबर 1 इज रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट इज कॉल्ड। एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से जो सॉल्ट सोल्यूशन बनता है वो किसकी एग्जांपल है, उसे क्या कहा जाता है? स्पॉनिफिकेशन, न्यूट्रलाइजेशन, सब्लिमेशन और नन ऑफ दिस। तो अगर एक रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होती है तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द क्वेश्चन नंबर 2 इज द सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म अ सॉल्यूशन हैविंग अ पीएच वैल्यू, विच मीन्स कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट करते हैं और एक सोल्यूशन बनाते हैं तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसकी पीएच वैल्यू होती है इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आएगा सही आंसर सी पार्ट, इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन विंटर जोन में 2021 में पूछा गया था लास्ट ईयर ही। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी 2021 में लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था इन विंटर जोन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया है विंटर जोन के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। नीचे बताइए कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन है, कौन सा जो नीचे सोल्यूशन दिया वो सॉल्ट सोल्यूशन है। सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 होता है, ये एसिड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, ये एक बेस है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? ये एक एसिड है। एंड पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? एक सॉल्ट सोल्यूशन है। ठीक है, जो नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है, ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्ट सोल्यूशन। वो सॉल्ट सोल्यूशन जो नाइट्रेट से डिराइव किए जाते हैं वो सारे सॉल्ट सोल्यूशंस होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज, ये क्वेश्चन भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है विंटर जोन के अंदर। विच सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। नीचे दिए गए सॉल्ट में से कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और नन ऑफ दिस। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर सॉल्ट यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये सोल्यूशन जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इज the solution of salt is having the pH of value less than 7 the salt has been derived from। एक सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन 7 है। तो बताइए वो सोल्यूशन जो है वो कैसे डिराइव किया गया होगा, मींस किस तरह से उस सोल्यूशन को डिराइव किया गया होगा। ऑप्शन है वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से, कि अगर एक वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो जो सोल्यूशन बनेगा क्या उस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, या फिर अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं और जो सोल्यूशन बनेगा उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, या फिर सी पार्ट में दिया कि अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी पार्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है, सॉल्ट सोल्यूशन बनता है, उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 आती है। अगर हम बात करें सी पार्ट की, ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद जो सॉल्ट सोल्यूशन बनता है उस सॉल्ट सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? मोर देन 7 होती है, 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं और वो सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या रहती है? इक्वल टू 7 रहती है, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा।
और जो फर्स्ट पार्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा उसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगी 6 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे जो पूछा था कि कौन सा सोल्यूशन होगा जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन होगी, तो वो होगा जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस जो है वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी 2021 के विंटर जोन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए सब्सटेंस हैविंग पीएच वैल्यू ऑफ 12 इज अ। एक सब्सटेंस है जिसकी पीएच वैल्यू 12 है, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या फिर वीक बेस है। तो वो सॉल्यूशंस जिनकी पीएच वैल्यू 12 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं उनके। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं। और जैसे जैसे हम लास्ट की ओर बढ़ते जाएंगे 14 जो आएगा वो आएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी आएगा, लेकिन 7 के बाद जो होते हैं 7 8 9 10 आगे ये क्या आते हैं? वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो 12 10 के बाद जो है 10 11 12 13 14 ये आ जाते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में। ये भी मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है 2021 का, जो बोर्ड ने खुद रिलीज किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है पीएच वैल्यू ऑफ वीक एसिड रेंजेस फ्रॉम। जो वीक एसिड की पीएच वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक रेंज करती है? वो रेंज करती है 5 से 7 के बीच में। ठीक है, 5 से 7 के बीच के जो पीएच वैल्यूज होते हैं वो वीक एसिड की पीएच वैल्यू होती है। तो ये आएगा इसका आंसर 5 to 7। ये भी मॉडल टेस्ट पेपर को क्वेश्चन है जो बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया था 2021 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। इनमें से कौन सा वीक एसिड है? वीक एसिड कौन से होते हैं? वो एसिड जो लेस अमाउंट में जब पार्शियली जो है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। दे आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, दे आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर और H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं। HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ठीक है, ये वीक एसिड है क्योंकि ये पार्शियली H नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है, तो इसे हम वीक एसिड कहेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक चीज मैं और बता दूं, जितने भी आपके मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, जितने भी मैन मेड एसिड्स होते हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, ये सारे आ जाते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में। और जो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, जो मिनरल एसिड्स होते हैं लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे आपके एसिड्स वीक एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज एसिटिक एसिड्स। Question number 9 is the reaction between H positive ions given by the acid with the OH negative ions given by the base to form water is called। रिएक्शन H पॉजिटिव आयंस के बीच में जो एसिड के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, एसिड्स क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं, और जो OH नेगेटिव आयंस के बीच में रिएक्शन होगी जो बेस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और इनसे जो वाटर की फॉर्मेशन होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं एसिड, सपोज कीजिए HCl है और बेस में ले लेते हैं NaOH। ठीक है, यहां से जो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन रिलीज होकर जो वाटर बनाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा? एक सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा NaCl और वाटर बनेगा। अब ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा सी, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्ट्रॉन्ग बेसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बताइए वो क्या बनाते हैं? डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, give large amount of OH negative ions in the solution, dissociate incompletely and gives less number of ions, या फिर both A and B। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए NaOH है, ठीक है, जब ये कंप्लीटली डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर तो ये OH नेगेटिव, लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस को जो है वो रिलीज करेगा। तो इसका आंसर आएगा सही, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, गिव लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्न्स फिनोप्थिलिन पिंक। फिनोप्थिलिन पिंक होता क्या? सॉरी, फिनोप्थिलिन होता क्या है? फिनोप्थिलिन क्या है? एक इंडिकेटर है, ठीक है, इट इज अ इंडिकेटर जो किस में हेल्प करता है? जो
एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि कौन से एसिड्स है और कौन से बेस है। जैसे लिटमस होता है, सेम उसी तरह से फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो क्या हेल्प करता है एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने में। तो बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें अगर फिनोप्थिलीन का यूज किया जाए तो वो उस सोल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट कर देता है। सॉल्ट सोल्यूशन, बेस, एसिड और लाइम वाटर। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा बेस। अगर बेस के ऊपर हम यूज करते हैं फिनोप्थिलीन का तो वो क्या कर देगा, उसको पिंक में चेंज कर देगा। और अगर एसिड के साथ उसको करते हैं तो उसको वह क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है, ठीक है, कलरलेस। तो ये आ जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्ट्स आर मोस्ट लाइकली। सॉल्ट्स क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं या नन होते हैं। एग्जांपल के तौर में बताता हूं सॉल्ट्स कब बनते हैं। सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जैसे NaCl और NaOH, ठीक है। HCl इज द एसिड एंड NaOH इज द बेस। ये एसिड आ जाएगा एंड NaOH इज द बेस आ जाएगा। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये एक बेस जो एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, NaCl और प्लस वाटर, ठीक है। तो जहां पे जो सॉल्ट बन रहा है, NaCl बन रहा है, ये क्या है, लिक्विड है, गैस है, आयोनिक कंपाउंड है। तो ये आयोनिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या कैसे होती है, जब एक मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो इट मींस इट्स अ आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question. Question number 13 is sting of nettle plant contains. नेटल प्लांट की स्टिंग में क्या होता है, मिथनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और टार्टारिक एसिड। तो जो नेटल प्लांट का स्टिंग होता है उसमें मिथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा एसिडिक नेचर में है। लाइम जूस, लाइम वाटर, एंट एसिड और ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड क्या होता है, बेस होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 के अबव होती है, ठीक है, इट्स अ बेस। एंट एसिड इज ऑल्सो अ बेस, क्योंकि ये क्या हेल्प करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है एंट एसिड। लाइम वाटर जो है ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है, सॉरी, लाइम वाटर जो है ये भी क्या है, एक बेस है, ठीक है, लाइम वाटर इज ऑल्सो अ बेस। जबकि लाइम जूस जो है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको स्लेक्ड लाइम का भी नाम दिया जाता है लाइम वाटर को। और लाइम वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लेस अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है इसे लाइम वाटर का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे सही ऑप्शन आएगा लाइम जूस। लाइम जूस इज एसिडिक इन नेचर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, एग शेल इज मेड अप ऑफ। एग शेल किसका बना होता है, एग शेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का एग शेल बना होता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव। देखिए फिर से लाइम वाटर यहां पे आया, और लाइम वाटर मैंने क्या बोला, लाइम वाटर का दूसरा नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम भी है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CaOH2। जब इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है, Cl2 के साथ, तो ये क्या बनाता है, CaOCl2 और प्लस वाटर बनता है। तो CaOCl2 क्या है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड अ ब्लीचिंग पाउडर। ये किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है, ये गलत है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग पाउडर लग गया है। सही ऑप्शन आएगा इसका ब्लीचिंग पाउडर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नीचे दिए गए सॉल्ट सोल्यूशन में से किस सॉल्ट के अंदर वाटर कंटेन नहीं होता, जिसके अंदर वाटर की कोई भी क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम के अंदर क्या होता है, जिप्सम के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं जिप्सम के अंदर, ठीक है। जिप्सम कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2 टाइम्स वाटर। ये जिप्सम का फॉर्मूला, इट कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। And then washing soda, it contains 10 molecules of water of crystallization. Baking soda does not contain any water of crystallization, and blue vitriol contains 5 molecules of water of crystallization. Blue vitriol का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट
डॉट 5 टाइम्स वाटर, दिस इज ब्लू विट्रोल, ठीक है। इट कंटेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो इसका सही आंसर आएगा बेकिंग सोडा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 18 is a solution reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky that solution contains। एक solution है जो क्रस्ट एग के साथ जब रिएक्ट करता है और उस सोल्यूशन को लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, तो वो सोल्यूशन कौन सा होगा? तो वो सोल्यूशन कौन सा होता है? HCl, एसिड होता है। जब एसिड HCl एसिड को क्रस्ट एग शेल्स के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उस सोल्यूशन में से उन दोनों के मिक्सचर से लाइम वाटर मिल्की जो है वो गैस फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल बाय एडिंग। फार्मर्स किस का यूज करते हैं एसिडिटी ऑन सॉइल को रिमूव करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? जो सॉइल के अंदर एसिडिटी की क्वांटिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट दे यूज? स्लेग लाइम, जिप्सम, कॉस्टिक सोडा और बेकिंग सोडा। तो ये दे यूज स्लेग लाइम। स्लेग लाइम यानी कि CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल। Question number 20 is in which pH range does our body work to survive in the atmosphere? किस pH रेंज में हमारी बॉडी जो है वो सरवाइव करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर? तो वो pH रेंज क्या होगा? 5.5 to 8.5, 7.0 to 7.8, 2.3 to 7.0, 7.5 to 12.5। तो वो रेंज क्या होगी? 7.0 to 7.8 के बीच में। हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7.0 से 7.8 के बीच में रहती है, जो हमें सरवाइव करने में हमारी हेल्प करती है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज द फॉलोइंग शोज द पीएच वैल्यू ऑफ सम सॉल्यूशंस व्हिच सॉल्यूशंस आर अल्कलाइन इन नेचर। नीचे कुछ सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यू दी गई है, बताइए कौन सा सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन है। ए सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 5 है, बी सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, सी सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 9 है, डी सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 12 है। और कौन से सोल्यूशंस होते हैं जो अल्कलाइन होते हैं? जिनकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 के अबव होती है, अबव 7 होती है। तो यहाँ पे अबव 7 कौन सा? सी एंड डी है। तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें? 3 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। तो 3 एंड 4 में ये आ रहा है सी पार्ट, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो सॉल्यूशंस जिनकी पीएच वैल्यू अबव 7 होती है वो अल्कालाइन इन नेचर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अल्कालाइन का दूसरा नाम क्या है? बेसिक, ठीक है, या बेस। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 इज एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटर टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस टेम्परेचर के ऊपर जिप्सम को हीट किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम क्या होता है? जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होती है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या आ जाता है? CaSO4 डॉट हाफ टाइम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड 3/4 ऑफ वाटर, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दिस इज, तो इसमें क्या आएगा? डी पार्ट, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड। कौन सा एसिड जो है वो टैमरिंड के अंदर प्रेजेंट होता है? तो टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये टोमेटोज के अंदर प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क के अंदर या फिर कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। और सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल और इरिवर्सिबल चेंज है, केमिकल और रिवर्सिबल चेंज है, या फिर केमिकल और इरिवर्सिबल चेंज है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होगी? जब एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सपोज कीजिए ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन होगी और प्लस वाटर रिलीज होगा। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है? फिजिकल रिएक्शन तो है नहीं ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको वापस हम रिएक्टेंट के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो एक इरिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है और एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल मींस इसमें जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनको वापस से हम रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। और केमिकल, क्योंकि ये केमिकल फॉर्म में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस series is a base which is used for removing grease and stains from woolen cloths is, उस बेस का नाम बताइए जिसका यूज किया जाता है ग्रीस और स्टेन्स को रिमूव करने के लिए वुलन क्लॉथ्स में से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो बेस कौन सा होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, NH4OH होता है, जिसका यूज किया जाता है स्टेन्स और स्टेन्स को और ग्रीस को रिमूव करने के लिए वुलन क्लॉथ्स में से, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल सीरीज अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें से 5 क्वेश्चंस, टोटल 5 क्वेश्चंस इस लेसन में से पूछे जाते हैं, और पांचों के पांचों क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रह सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह सकते हैं, जैसे मैंने ये करवाया। वेरी शॉर्ट आंसर में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको रहेंगे, वन वर्ड आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस यूनिट के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। जितने भी और भी एमसीक्यूज ढूंढने की कोशिश कीजिए, एनसीईआरटी बुक को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस लेसन में से आपको सिर्फ और सिर्फ कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रह सकते हैं। जब मैं वेरी शॉर्ट आंसर की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर एमसीक्यू भी काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा होगा इस आज के हमारे इस सेशन में से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे आके इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ विद न्यू एमसीक्यू सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।